जब रोजर फेंटन ने विलियम हावर्ड रसल की ये तस्वीर ली थी तो उसी समय एक और मेहमान उनसे मिला था जो कि युवा सुंदर भारतीय सज्जन था। उनका नाम था अजीमुल्लाह खान और वो बिठूर के राजा नाना साहब का विशेष यानी खास करीबी था। अजीमुल्लाह खान ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों से नाना साहब की पेंशन की बहाली के सिलसिले में इंग्लैंड आए थे, जो कि उनके पिता की मौत के बाद 1851 में बंद कर दी गई थी। रसल बेहद बातूनी था और ब्रांडी का शौकीन था। उसने अजीमुल्लाह खान से ब्रिटिश साम्राज्य की प्रगति और ब्रिटिश सेना की कमजोरियों पर विस्तार से चर्चा की। अजीमुल्लाह खान, जो ब्रिटिश सेना को अब तक अजेय महाशक्ति मानते थे, इन अंदरूनी खुलासों को जानकर बड़े हैरान हुए और नाना साहब को अंग्रेजों की इन कमजोरियों के बारे में बता डाला। वैसे ब्रिटिश कमजोरी के कुछ दूसरे इशारे भी थे। 26 नवंबर 1855 को अनातोलिया के पूर्वी भाग में मौजूद कॉर्स शहर में ब्रिटिश कमांडर जनरल सर विलियम फेनविक विलियम्स ने रूसी सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। यूं तो वो घटना आज लगभग भुला दी गई है, मगर 1855 के आखिर में ब्रिटिश प्रेस ने इसे एक बड़ा संकट माना था, क्योंकि उस शहर की शिकस्त के बाद पूर्वी क्षेत्रों में ब्रिटिश प्रतिष्ठा पर गहरा प्रभाव पड़ सकता था। द टाइम्स, द डेली टेलीग्राफ और द मॉर्निंग पोस्ट जैसे अखबारों में यह कहा गया कि रूसियों से कॉर्स शहर को न बचा पाने से भारत की सीमा पर असंतुष्ट क्षेत्रों में अस्थिरता फैल सकती है। 1857 की गर्मियों की शुरुआत में भारत में कुछ गड़बड़ी की आशंका थी और वो बॉर्डरिंग स्टेट यानी सीमा क्षेत्रों से अपेक्षित थी, लेकिन ये उत्तर प्रदेश के बीच में मौजूद अवध क्षेत्र में फूट पड़ी, जो गंगा के मैदानी भाग में फैला एक प्रांत था और जिसे सदी की शुरुआत से ही ब्रिटिश नियंत्रण में रखा गया था। 10 मई 1857 को दिल्ली से लगभग 25 मील दूर मेरठ में तैनात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल सेना के भारतीय फौजियों ने बगावत कर दी। उन्होंने अपने ब्रिटिश अफसरों और जितने भी यूरोपियन नागरिक मिले उन सभी को, यहाँ तक कि महिलाओं और बच्चों को भी मार डाला। आखिर अंग्रेजों से गलती कहां हुई? लगभग एक पीढ़ी से ईसाई मिशनरी भारत में आकर इस्लाम और हिंदू धर्म के खिलाफ प्रचार कर रहे थे, लेकिन उनकी नीतियां भारतीयों को बर्बरता लगती थीं। शुरू में भारतीयों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब कंपनी ने विधवाओं के पुनर्विवाह, सती प्रथा की समाप्ति, शिक्षा निजाम में हस्तक्षेप, उत्तराधिकार व्यवस्था और महिलाओं की सामाजिक स्थिति बदलने जैसे सुधार लागू करना शुरू किए, तो इसने समाज के लोगों में यह भावना पैदा की कि उनकी परंपराओं पर लगातार हमला हो रहा है। 1857 की शुरुआत में इस भावना को नई मिनी राइफल के आने से और बल मिला। इसके कारतूसों को मुंह से चबाकर लोड करना पड़ता था। हिंदुओं को विश्वास था कि ये ग्रीस पवित्र गाय की चर्बी से बना है और मुसलमानों को यकीन था कि ये गंदे सूअर की चर्बी से बना है। इस धार्मिक आस्था के उल्लंघन को मेरठ के 85 घुड़सवार सिपाहियों ने बर्दाश्त नहीं किया और आदेश पालन करने से इनकार कर दिया। उनका कोर्ट मार्शल कर लंबे कारावास की सजा दी गई। जब इन सिपाहियों को जंजीरों में जकड़ कर ले जाया जा रहा था तो उस दृश्य ने और इस डर ने कि ब्रिटिश सत्ता बलपूर्वक थोपे जा रहे अन्याय पर आधारित है, इसने विद्रोह की चिंगारी को आग बना दिया। अगले दिन बागियों ने यमुना नदी को कश्तियों के पुल पर पार किया और दिल्ली पहुंचे, जहां छावनी के सैनिकों ने यूरोपियन से कत्लेआम करने में उनका साथ दिया। बागियों ने बहादुर शाह जफर को अपना नया बादशाह करार दिया, जो दिल्ली का बेअख्तियार और बेबस बादशाह था और मुगलों का आखिरी जानशीन था। इस तरह शुरू में एक फौजी बगावत एक कौम परस्ताना तहरीक में तब्दील हो गई। एक महीने के अंदर गंगा के मैदान का पूरा इलाका दिल्ली से कलकत्ता के फासले तक बागियों के कब्जे में था, सिवाय अंग्रेज छावनियों के जो लखनऊ और कानपुर में डटी हुई थीं, और सबसे ज्यादा बगावत भी इन्हीं इलाकों में थी। कानपुर में नाना साहब ने अंग्रेजों से हथियार डालने को कहा और वायदा किया अंग्रेजों को महफूज रास्ता देकर इलाहाबाद पहुंचा दिया जाएगा, मगर 27 जून को नाना की फौज ने हथियार डालने वाले अंग्रेजों को कत्ल कर दिया, यहाँ तक कि उनकी औरतों और बच्चों तक को भी कत्ल कर दिया। अब अंग्रेजों की जवाबी कार्रवाई शुरू हुई। अंग्रेजी हाईलैंडर्स की एक टुकड़ी जो हेनरी हैवलॉक की क़यादत में थी, कानपुर की तरफ हमलावर हुई।
12 जुलाई को फतेहपुर में नाना की फौज को शिकस्त देने के बाद 15 जुलाई को अंग्रेज कानपुर में दाखिल हुए और वहां उन्हें अंग्रेज औरतों और बच्चों की लाशें मिली जिन्हें काट कर कत्ल कर दिया गया था और नाना के हुक्म पर एक कुएं में फेंक दिया गया था। हैवलॉक जो एक सख्त गैर ईसाई था और उसके अंग्रेज फौजी गैर मजहबियों से बदला लेने पर उतर आए और अपनी बड़ी तादाद के जरिए बागी किलों को रौंदते हुए आगे बढ़े। आखिरकार वो लखनऊ में 25 सितंबर को पहुंचे जहां वो महसूर हो गए। 16 नवंबर को सर कॉलिन कैम्पबेल ने एक दूसरा रिलीफ फोर्स लेकर लखनऊ पर चढ़ाई करी और वहां फंसे हुए अंग्रेजों को साथ खैरियत के कानपुर पहुंचा दिया। इसी दौरान एक और फौजी टुकड़ी जॉन निकोलसन की क़यादत में दिल्ली पहुंची और उस पर कब्जा कर लिया, हजारों बागियों को कत्ल किया और बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया। अब इंतकाम लेने वाली अंग्रेज फौजें गंगा के किनारे किनारे सफाया करती जा रही थीं, हर उस हिंदुस्तानी को कत्ल करती जा रही थीं जिसका मामूली सा भी ताल्लुक बगावत से हो सकता था और जो आम तौर पर सेहतमंद और बालिग मर्द होते थे। कहा जाता है कि अंग्रेजों की फौज किस तरफ गई है यह इस बात से मालूम किया जा सकता था कि जहां जहां दरख्तों से लाशें लटकी हुई दिखाई देती हों वही राह होती थी उनकी, जिस राह पर कोई पेड़ ऐसा ना हो जहां हिंदुस्तानियों की लाशें ना टंगी हों। गांव के गांव जलाकर खाक कर दिए गए थे। अंग्रेजों की इस इंतकामी कार्रवाई को हिंदुस्तानियों ने एक नाम दिया था, शैतानी हवा, डेविल्स विंड।